जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस विद आशीष कुमार। आज हम लोग संसद सदस्यों की योग्यता और निर्योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संसद सदस्यों की योग्यता और निर्योग्यता। संसद सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान में संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में चर्चा की गई है और संविधान में यह भी वर्णित है कि संसद सदस्यों की योग्यता और इनकी अयोग्यता से संबंधित नियम जो है संसद द्वारा बनाया जा सकता है। तो चलिए पहले हम लोग यह देखते हैं कि संविधान में क्या योग्यताएं दी गई हैं और संसद द्वारा जो है इसके संबंध में क्या कुछ नियम बनाए गए हैं। तो इसको हम लोग पहले दो भागों में बांट लेते हैं। इसमें पहला आता है कि संविधान में वर्णित योग्यताएं में वर्णित और दूसरा संसद द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा निर्धारित। जो संविधान में वर्णित योग्यताएं हैं उनमें इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में आर्टिकल 84 में संसद सदस्यों के योग्यता से संबंधित कुछ चर्चाएं की गई हैं। जिसमें पहली योग्यता है कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी सदस्य संसद का सदस्य बनना चाहता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि लोकसभा के लिए आयु, यदि उसे लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा का सदस्य बनने की आयु जो है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। और यदि उसे राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसको न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। और इसी में तीसरा आता है, तीसरी योग्यता है कि भारतीय संविधान में जो तीसरी योग्यता बताई गई है कि जो सदस्य लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है उसे भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में दिए गए, तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के तहत शपथ। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी सदस्य लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है उसको तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के तहत शपथ लेनी होगी। और यह शपथ जो होगी यह चुनाव आयोग जिस व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित करेगा उसके समक्ष यह शपथ सदस्यों को लेनी होगी। इसी में चौथा प्रावधान आता है कि संसद द्वारा समय समय पर जो भी अर्हताएं निर्धारित की गई हो उसको पूरा करता हो। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि संसद द्वारा क्या अर्हताएं जो है निर्धारित की गई हैं। तो संसद ने पहली अर्हता यह निर्धारित की है कि जो भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है उस व्यक्ति को किसी भी
किसी भी क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतलब पहली योग्यता हो गई कि पंजीकृत मतदाता। इसका मतलब यह है कि उसे किसी भी भारत भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी मतदाता नामावली में उसका नामांकन होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यह कहे कि संसद ने तो पंजीकृत मतदाता नामावली में नामांकन के लिए बोला है, तो उसको यह भी बताया जाएगा कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष भी निर्धारित की गई है। तो यह एक तो पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और दूसरा न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति जो है संसद सदस्य बनने के लिए जो है योग्य होगा। और दूसरी योग्यता यह है कि यदि वह व्यक्ति किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उस वर्ग का प्रमाण पत्र जो है प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं, इन सीटों से चुनाव लड़ना चाहता है, इन दो आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ना चाहता है, तो उस व्यक्ति के पास इनका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ वह व्यक्ति जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, तभी वह व्यक्ति जो है आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा। तो चलिए साथियों, अभी तक हम लोगों ने संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में जाना। अब हम लोग संसद सदस्यों की अयोग्यता की, अर्थात कोई सदस्य संसद का सदस्य कब निर्वाचित नहीं हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो हम लोग उन प्रावधानों को जानेंगे। और संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा से जाना जाता है। तो उसमें कुछ अयोग्यताएं वर्णित की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दल बदल कानून के आधार पर जो सदस्य संसद के लिए अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि यह अयोग्यता में देखे हैं कि संविधान में वर्णित अयोग्यता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, और तीसरा हो गया दल बदल। तो चलिए पहले हम लोग संविधान में वर्णित जो अयोग्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 102 में कुछ अयोग्यताएं वर्णित की गई हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाता, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो वह व्यक्ति जो है संसद का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं रह जाएगा। या कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठावान बना हुआ है, तो वह व्यक्ति जो होगा वह संसद सदस्य बनने के योग्य नहीं रह जाएगा। पहला हो गया कि भारत का नागरिक न रह गया हो या किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित या ग्रहण कर ली है। और इसमें दूसरा आता है कि वह किसी लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति
किसी लाभ के पद पर कार्य कर रहा है या कोई व्यक्ति लाभ भारत सरकार में किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिसे संसद द्वारा लाभ का पद घोषित किया गया है, तो वह व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिए के योग्य नहीं होगा। तीसरा है कि वह व्यक्ति पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। पागल या दिवालिया और चौथा हो गया कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित। तो यह जो 4 पॉइंट है ये तो संविधान में वर्णित अयोग्यताएं हो गई। तो आइए अब हम लोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद सदस्य के लिए क्या अयोग्यताएं वर्णित की गई है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद सदस्यों के लिए क्या अयोग्यताएं वर्णित की गई हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली अयोग्यता तो यह वर्णित की गई है कि यदि कोई व्यक्ति निवारक निरोध विधि के छोड़ करके, जैसे कोई व्यक्ति निवारक निरोध विधि है उसको छोड़ करके किसी अन्य गिरफ्तारी में, किसी व्यक्ति की मान लीजिए कोई आपराधिक मामले में गिरफ्तारी हुई और उसको किसी न्यायालय से 2 वर्ष, किसी न्यायालय से 2 वर्ष या 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो वह व्यक्ति 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो इसमें पूरा क्राइटेरिया क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई तो 2 वर्ष प्लस ये 6 वर्ष, तो वह व्यक्ति 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई तो 2 वर्ष 4 वर्ष ये प्लस 6 वर्ष ये, तो वह व्यक्ति 10 वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। और दूसरी अयोग्यता यह है कि किसी प्रशासनिक भ्रष्टाचार में दंडित किया गया है। दूसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में दंडित, इसमें कोई भी यह नियम निर्धारित नहीं है कि व्यक्ति जो है कितने दिनों तक अयोग्य ठहराया जाएगा। तो कोई व्यक्ति यदि प्रशासनिक भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया गया है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति अपने चुनाव का खर्च का ब्यौरा देने में, अपने चुनाव खर्च का जो है ब्यौरा देने में असमर्थ होता है तो वह व्यक्ति भी सदस्य के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो तीसरा, चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असमर्थ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसने अपने चुनाव में 10 लाख रुपए खर्च किए और वह जो है वह व्यक्ति उन 10 लाख रुपए का ब्यौरा नहीं दे पा रहा है, तो वह व्यक्ति जो व्यक्ति ब्यौरा नहीं दे पा रहा है उसके सदस्यता को जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा या उस व्यक्ति को जो है चुनाव लड़ने के पहले ही अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, यदि कोई व्यक्ति है वह व्यक्ति सती प्रथा
अस्पृश्यता, बाल विवाह, जैसे अन्य कृत्यों को बढ़ावा दे रहा है, जैसे मान लीजिए सती प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा है, या बाल विवाह। अस्पृश्यता से आते हैं कि छुआछूत। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है और वह व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के लिए आवेदन करता है और वह यह पाया गया है कि वह छुआछूत, सती प्रथा या बाल विवाह को बढ़ावा देता है, तो उस व्यक्ति को संसद सदस्य बनने के लिए जो है, संसद सदस्य बनने के लिए वह व्यक्ति योग्य नहीं होगा। तो चलिए साथियों, अब हम लोग यह देखते हैं कि दल बदल के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यताएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग यह देखते हैं कि पहले तो यह देखेंगे कि दल बदल कानून लागू किन किन सदस्यों को होता है। तो दल बदल कानून तो पहले उन सदस्यों पर लागू होता है जो सदस्य किसी राजनीतिक दल से संसद सदस्य या विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। पहला तो लागू होगा कि संसद सदस्य या विधानमंडल के ऐसे सदस्यों पर लागू होगा जो किसी राजनीतिक दल से के सदस्य के रूप में संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। और दूसरा, ये दल बदल कानून जो है मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होता है। मान लीजिए कोई सदस्य जो है वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का मनोनीत सदस्य होता है, मनोनीत सदस्य होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो इनके ऊपर भी जो है दल बदल कानून लागू होता है। और तीसरा यह है कि जो व्यक्ति निर्दलीय अर्थात किसी भी दल से न होकर के संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाते हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर भी दल बदल का कानून लागू होता है। तो निर्दलीय सदस्यों पर भी दल बदल का कानून लागू होता है। तो चलिए, अब हम लोग यह देखते हैं कि दल बदल का कानून संसद सदस्यों पर लागू कब कब होता है। यदि कोई सदस्य है, मान लीजिए यदि कोई सदस्य है वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य होते हुए संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हुआ है और वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल में अपने पार्टी व्हिप के विरुद्ध जाके कोई कार्य करता है या पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है दल बदल का कानून लागू होगा। तो पहला हो गया पार्टी व्हिप के विरुद्ध कार्य करने पर। दूसरा है कि यदि कोई जो व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, वह व्यक्ति अपने जिस राजनीतिक दल से वह संसद सदस्य तक पहुंचा है, उस राजनीतिक दल से या उस पार्टी से अपना त्यागपत्र दे देता है, तो वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर जो है दल बदल का कानून लागू हो जाएगा और उस व्यक्ति की जो है सदस्यता अध्यक्ष के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। तो पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देने के आधार पर। और तीसरा है कि जो सदस्य निर्दलीय संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य बनते हैं, वे
अपने कार्यकाल के दौरान यदि किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो उनके विरुद्ध दल बदल का कानून लागू होता है। तो निर्दलीय सदस्य यदि किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो इनके विरुद्ध क्या होगा कि दल बदल का जो कानून है वह इनके विरुद्ध लागू होगा और ये इनकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी। और चौथा है कि जो सदस्य जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनके विरुद्ध जो है दल बदल का कानून कब लागू होता है। तो चौथा है कि मनोनीत सदस्यों के विरुद्ध। तो मनोनीत सदस्य जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मनोनीत सदस्यों के विरुद्ध, जैसे कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के लिए जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया, जिस दिन वह व्यक्ति मनोनीत किया गया उस दिन के 6 माह के भीतर यदि यह व्यक्ति ये जो सदस्य मनोनीत किए गए हैं वे सदस्य यदि किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो उनके विरुद्ध दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। यदि 6 माह के बाद वे किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनके विरुद्ध जो है दल बदल का कानून लागू होगा और वे संसद या राज्य विधानमंडल जहां भी मनोनीत किए गए हैं उसके सदस्य नहीं रह जाएंगे। तो 6 माह के बाद राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर तो चलिए साथियों आज यहीं तक। कल हम लोग दल बदल के बारे में कुछ और चर्चाएं करेंगे। तो धन्यवाद।